हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th के सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का फोर्थ वीडियो। इसके पहले इस चैप्टर पर मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। इसके बाद कुछ हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कुल 3 होते हैं, जिनमें से 2 के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सेकेंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग इसके तीसरे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन का। और इस वीडियो के अंत में हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड कुछ लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरीके से डायमेंशन टॉपिक का द एंड हो जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि थर्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है। तो थर्ड एप्लीकेशन ये होता है कि टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड एप्लीकेशन में यही पढ़ते हैं हम लोग कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर ये पता हो कि किन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो हम उसके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं डायमेंशन के द्वारा। और ये मेथड जो है क्लास 11th और 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जो 11th और 12th में डायरेक्टली यूज किए जाएंगे, जिनका डेरिवेशन आप लोगों की सिलेबस में नहीं मिलेगा। तो ऐसे फॉर्मूले का अगर डेरिवेशन करने के लिए आता है तो बेशक आप लोग डायमेंशन मेथड के द्वारा कर सकते हो, क्योंकि डायमेंशन मेथड के द्वारा किसी भी फॉर्मूले को डेराइव किया जा सकता है अगर हमें ये पता हो कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किन अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो हम डायमेंशन के द्वारा ये निकाल सकते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पता हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं डायमेंशन के द्वारा कि कैसे डिपेंड करता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv² अपॉन r, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं किसके द्वारा? डायमेंशन के द्वारा। अगर सिर्फ हमें ये पता हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है तो। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ऑब्जर्व टू डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, तो आइए इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से वो फैक्टर हैं? तो पहला है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, दूसरा फैक्टर है मास ऑफ द बॉब, और जो तीसरा फैक्टर है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमें पता करना है कि कैसे डिपेंड करता है, यानी कि हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला डिराइव करना हो तो उसका हमें डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बात करें टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो टाइम पीरियड जो है ना एक तरह का टाइम ही होता है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला टाइम के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे एम और एल एब्सेंट है तो यहाँ पे m0, l0 और t लिख सकते हैं। ये हमारा टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये दे रहा है कि ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो कौन कौन सा फैक्टर है? तो एक एल है, दूसरा एम है, और तीसरा जो है हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इनके पावर मैं ए, बी और सी रख सकता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ डायमेंशन फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? तो टी का डायमेंशन फार्मूला अभी भी आप लोग देखे हो क्या होता है? m0, l0 और t होता है। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट भी जोड़ सकते हैं। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो डायमेंशन डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, यानी कि उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि t इक्वल टू के, एल, एम और जी, इसका पावर हम लोग रख सकते हैं ए, बी और सी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं। अब अगर हम लोग चाहें तो दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो टी का डायमेंशनल फार्मूला अभी भी हमने ऊपर लिखा है, क्या होता है? m0, l0 और t इक्वल टू के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पे एल का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल, क्योंकि ये लेंथ है। एम का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा,
तो यहाँ पे अगर हम लोग जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT-2, क्योंकि जी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चाहे ग्रेविटी के द्वारा एक्सेलरेशन हो या किसी अदर बॉडी के द्वारा अप्लाइड किया हो एक्सेलरेशन हो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। और इसका पावर कितना है, c। अब हम लोग क्या करते हैं कि L और M और T अगर अलग अलग जगह पे हैं तो हम लोग एक पास कर लेते हैं, क्योंकि हमें पावर को इक्वेट करना है। तो ये हो जाएगा M0, L0 और T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे L का पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे L की पावर हो जाएगा A, और यहाँ पे L की पावर कितना है, C। तो ये हो जाएगा A प्लस C। यहाँ पे M की पावर क्या है, B है, और यहाँ पे T की पावर क्या है, तो T की पावर -2C है। ठीक है, अब दोनों तरफ की पावर को अगर हम लोग इक्वेट करें तो यहाँ पे L की पावर 0 है और यहाँ पे L की पावर A प्लस C है, यानी कि A प्लस C इज इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, -C। ठीक है, अब हम लोग M की पावर यहाँ पे B है और इधर M की पावर क्या है, 0 है, तो B इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 0। अब इधर T की पावर क्या है, -2C है, और इधर T की पावर क्या है, 1 है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। अब इस C की वैल्यू को अगर यहाँ पे रखें तो A की वैल्यू हमें क्या क्या मिल जाएगा, तो हमें A की वैल्यू जो मिलेगा वो हो जाएगा A इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो फाइनली A इक्वल टू 1/2 मिल गया, B इक्वल टू हमें 0 मिल गया, और C इक्वल टू -1/2 मिल गया। तो A B C की वैल्यू मिल गया, और इन तीनों की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, तो इन तीनों की वैल्यू को हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर अगर 3 में रखेंगे तो T इक्वल टू मिलेगा K, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि L की पावर A है और L की पावर A की वैल्यू कितना मिला हमें, तो ये हो जाएगा L की पावर A की वैल्यू मिला है 1/2। ठीक है, M की पावर कितना है, तो B है, और B की पावर कितना मिला है, 0, और G की पावर मिला है 1/2। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे A B C की वैल्यू। तो यहाँ पे M की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि K, और 1/2 L की पावर 1/2 है, और G की पावर -1/2, यानी कि G डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/2। अब K और इनको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का मतलब अंडर रूट होता है। ठीक है ना, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड का इक्वेशन। ठीक है ना, अगर आप लोग इसके वैल्यू को अगर पता है K की वैल्यू, तो एक्सपेरिमेंटली लिख सकते हो कि ये 2 पाई होता है, यानी कि T इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/G। तो ये हमारा इसका डायमेंशनल फार्मूला के द्वारा इसके बीच में रिलेशनशिप हम लोग निकाल लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इफ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। हमें पता करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा अगर ये निम्न फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा फैक्टर है, m है, वेलोसिटी है, और रेडियस है। इसका पावर भी हम लोग एज इट इज ए बी सी रख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, m की पावर a, v की पावर b, और c के पावर सॉरी r के पावर c, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। तो एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि दोनों तरफ के हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा MLT-2 इज इक्वल टू, m का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m, इसका पावर हो जाएगा a, v का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT-1, इसका पावर हो जाएगा b, r रेडियस होता है तो ये लेंथ है, और इसका पावर हो जाएगा c। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि MLT-2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m का जो पावर है उसको हम लोग a ही रखेंगे, क्योंकि m एक ही जगह पे है। l यहाँ पे दो जगह है, एक यहाँ पे l के पावर यहाँ पे b है, और यहाँ पे l के पावर क्या है, c है, तो दो जगह रख लेंगे। यहाँ पे t के पावर एक ही जगह है, यानी कि t के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ पावर का कंपेयर कर देंगे, तो यानी कि a इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1, क्योंकि m के पावर a है और इधर m के पावर कितना है, 1 है। ठीक है, b के प्लस c इक्वल टू, यानी कि l के पावर यहाँ पे b प्लस c है, यहाँ पे l के जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे t की पावर जो -b है, और इधर t के पावर -2 है, यानी कि b इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2। इस b की वैल्यू को अगर यहाँ रख देंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगा 1 - 2, यानी कि c इक्वल टू हो जाएगा -1। तो a की वैल्यू हमें 1 मिला है, c की वैल्यू -1 मिला है, और b की वैल्यू 2 मिला है।
यानी कि A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू, B की वैल्यू कितना था, तो देख सकते हैं आप लोग कि B की वैल्यू हमारा 2 था और C की वैल्यू -1 था। तो B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू था -1। अब इन तीनों की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर अगर 1 में रखेंगे तो FC की जो वैल्यू आ जाएगा, जहाँ पे K M V R लिखा है, A B और C, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू अगर रखते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा M के पावर A की जगह पे क्या हो जाएगा 1, V के पावर B की जगह पे क्या हो जाएगा 2 और R के पावर क्या हो जाएगा -1। तो जो -1 पावर हो जाएगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा एम भी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एक यहाँ पे कांस्टेंट के था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि के की वैल्यू जो होता है वो 1 आता है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा mv² अपॉन आर। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर पता हो कि किन अदर फैक्टर पर डिपेंड करता है तो उसके बीच में हम लोग इजीली रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर कि क्या क्या लिमिटेशन होता है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो पहला लिमिटेशन है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज सम टाइम इनकरेक्ट बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट लाइक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। जैसे मान लेते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर दिया हो ½ mv², ठीक है, ½ mv², तो इसको ये सही प्रूफ कर देगा क्योंकि ये ऐसा होता है mv²। लेकिन अगर इसी के जगह पे अगर ये दे दे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5mv², तो ये इसको भी सही ठहरा देगा क्योंकि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है उसके बारे में डायमेंशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ml²t-2। इधर भी हो जाएगा m का डायमेंशनल फॉर्मूला m हो जाएगा और v² का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा LT-2, यानी कि LT-1 का होल स्क्वायर, LT-1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा ml²t-2। तो दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सही आ गया, चाहे इसके लिए निकालें या इसके लिए निकालें, लेकिन ये फॉर्मूला सही है लेकिन ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि यहाँ पे 5 है और वहाँ पे 1/2 है। एक्चुअल में 1/2 होता है लेकिन डायमेंशन तो दोनों के लिए सही बता रहा है। तो कभी कभी जहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट का यूज होता है वहाँ पे डायमेंशन के द्वारा सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है। तो ये एक कमी है, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि इट डज नॉट टेस्ट वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर। बिल्कुल सही बात है। डायमेंशन के द्वारा कभी भी स्केलर और वेक्टर के बारे में पता नहीं लगा पाते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड also follow the vector addition rule, but scalar quantity are those quantity which have only magnitude। यानी कि कई सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन ये नहीं बता पाता है कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। जैसे अगर हम बात करें टॉर्क का, तो टॉर्क इक्वल टू होता है F×L, ठीक है। और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले तो ये हो जाएगा ml_t-2 और L का हो जाएगा L, ये तो ये हो जाएगा ml²t-2। तो ये टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। वहीं अगर वर्क का अगर निकालें तो वर्क इक्वल टू होता है F×S। F का डायमेंशनल फॉर्मूला एज इट इज ml_t-2 हो जाएगा और S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो L हो जाएगा। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ml²t-2। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम आ रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कौन स्केलर और कौन वेक्टर है, यानी कि इसके बारे में डायमेंशन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है और इसलिए ये एक डायमेंशन की कमी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इट कैन नॉट डिराइव अ रिलेशन और फॉर्मूला इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फैक्टर हैविंग डायमेंशन। बिल्कुल, जो डायमेंशन होता है अगर MLT से अगर रिलेटेड है, मास लेंथ और टाइम, तो तब तो इनके बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर देता है। लेकिन अगर इसके साथ अगर एम्पियर आ जाए, ठीक है, अगर मोल आ जाए, ठीक है, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ जाए तो उसके बीच में ये रिलेशनशिप निकालने में
पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना, सक्षम नहीं हो पाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कमी के ऊपर, नेक्स्ट लिमिटेशन के ऊपर। तो 4th नंबर में कह रहा है कि इट कैन नॉट डिराइव अ फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदम। बिल्कुल, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी फार्मूला है, जैसे वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, तो इसके बीच में ये कभी रिलेशनशिप नहीं निकाल सकता, यानी कि कॉस थीटा के बारे में कभी डायमेंशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। एफ इंटू एस तो डिराइव कर देगा, लेकिन कॉस थीटा डिराइव नहीं कर पाएगा। वैसे अगर कोई एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसे पी इक्वल टू अगर पी नॉट ई टू द पावर माइनस के एक्स अपॉन बी टी हो, इस तरह का कोई भी अगर इक्वेशन हो, तो ये डिराइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के बारे में डायमेंशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। वैसे ही लॉगरिदम, लॉग से भी रिलेटेड अगर कोई भी फार्मूला हो तो उसको डिराइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन नॉट डिराइव अ रिलेशन हैविंग मोर देन वन पार्ट इन अ इक्वेशन। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी मोशन का अगर इक्वेशन है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो इसको अगर हम चाहें कि डायमेंशन के द्वारा डिराइव कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। v इक्वल टू यू डिराइव हो सकता है, v इक्वल टू ए टी डिराइव हो सकता है, लेकिन ये दोनों को एक साथ ही डिराइव नहीं कर सकता है। अगर हम चाहें कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव कर लें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म आ गया, और जब दो टर्म आया, दो से अधिक टर्म आ जाएगा, तो उसको डायमेंशन के द्वारा डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो ये 4-5 कुछ कमियां थी डायमेंशन के द्वारा जो कि हमने बताया, और इस तरीके से डायमेंशन का पूरा कंप्लीट हुआ टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।